अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन शो। जी बिल्कुल, जो हर पाकिस्तानी माशाल्लाह देख रहे हैं सुबह के बाद, हमें तो ये लग रहा है जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, एक नई आदत सी बनती जा रही है। मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 सुहेब हसन, मैं नादिया खान, इंटरनेशनल खबरें, लोकल खबरें और क्या कुछ चल रहा है सब हम बातें करें। सब हम बातें करते हैं और आप पसंद भी कर रहे हैं, फीडबैक आ रहा है जब भी आप कह रही हैं ना, सब देख रहे हैं। हाँ। और क्यों नहीं देखेंगे भाई, एक शो में सब कुछ मिल रहा है आपको, माशाल्लाह, और इतनी कैजुअल बातें, और ये कि जो आम लोगों को समझ आए उस लैंग्वेज में भी हम बात, मैं स्पेशली क्योंकि मेरे लिए जरा नया नया बहुत, आपको पता है, मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड बातें मुझे और मामला समझ नहीं आते। मैं समझ रही हूँ आजकल, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सवाल मेरे होते हैं बहुत अच्छी लग रही हैं आप आज, है ना? थैंक यू। थोड़ा सा चेंज। अच्छा जी, तो आज के शो का जरा बता दें। आज तो खुशी की खबरें कहेंगे, तब्दीली थोड़ी सी आई है, रुक गए भाई। अच्छा जी, तो खुशी की खबरें टॉप स्टोरीज में, और क्या हमारा जो रनडाउन बताया था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है एशिया कप में। और देखें, बांग्लादेश से भी हम जीत जाते तो फिर इंडिया के साथ हमारा फाइनल होगा। हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी पाकिस्तानी टीम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार बहुत मुश्किल से जीते हैं ये। 134, 130 और 40 के स्कोर्स आप इतने मुश्किल से हराते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कोई ऐसे 200 रन चेस करना। खैर, इसकी हम बात करेंगे, कहते हैं घिसड़ के जाना, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और दूसरा फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है वहां पर, और सरबराह मुमलिकत खिताब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है, उनका प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था। उन्होंने तो पहले ही तनकीद कर दी ना आते कि मेरा प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, ये यूएन में हो क्या रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रही, एस्केलेटर वहां नहीं चल रहा है, एस्केलेटर भी यहाँ प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा। जैसे यही आए ना तभी मेरा ख्याल रुकी है एस्केलेटर जी, और प्रॉम्प्टर भी नहीं चला। जब उन्होंने कहा अच्छा मैं अब एक्सटेम्पोर बात करूंगा, ओहो, फिर तो सारे एकदम से अब पता नहीं क्या बात तो होना ही था, और वो पता नहीं क्या बात हुई है, डिटेल में बताएंगे। दिल से बोलते हैं और बिल्कुल ऑनेस्टली जो फील करते हैं बोल जाते हैं, क्या बोल गए वो बताएंगे। अच्छा जी, फिर हम टैक्स रिटर्न्स डेट आ रही है, आपने फाइल करना है अपना पाकिस्तानी शहरी होने का, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत आपने देना है। मैसेजेस भी एफबीआर की तरफ से लोगों को आए कि जी फाइल करें अपने रिटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है कि जब फ्लड्स आए हैं तो जो कितने फैक्ट्रीज लोग हैं इनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि जी आप आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है। एग्जेम्प्ट तो क्या कि ये डेट आपके लिए नहीं है, आप बल्कि ओवरऑल फिर सबके लिए डेट बढ़ेगी ना। जी बिल्कुल ऐसे। तो लॉयर्स का ख्याल है कि जी डेट बढ़ेगी, लेकिन अब सिर्फ अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट और क्या सहूलियत बिल्कुल दी जाएगी इस फ्लड को देखते हुए, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आईटीसीएन एहसान आहिस्ता है, एशिया एग्जीबिशन है, एहसान मुझे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बात करें। तो खैर ये एशिया एग्जीबिशन है आईटी के हवाले से, और उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद भी आ रहे हैं, और आईटी सेक्टर में एक बड़ी ये पेशरफ्त है। इसमें हमारे गेस्ट भी होंगे, स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे, तो उनसे हम जानेंगे कितनी इंपॉर्टेंट है ये एग्जीबिशन पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जब दुनिया भर में स्पेशल वीजाज इशू हो रहे हैं, जैसे के वीजा फ्रॉम चाइना, यूके और दूसरे भी ममालिक के जो टेक की एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है वो हमारे मुल्क आ जाए। बिल्कुल ऐसे, टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, तो 23 से 25 तक की होनी है। HB1 वीजा जो है अब उसकी इतनी फीस लग गई है, तो अब लोग दूसरे जो है प्लान्स मुतारिफ करा रहे हैं कि जो आपका ब्रेन है ऑफ टेक उधर आ जाए। बिल्कुल ऐसे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वो नैनो बनाना फीचर कोई मुतारिफ कराया, वायरल हो गया, क्या है नैनो बनाना, क्या चीज है ये? अच्छा, ये खैर फीचर है पिक्चर का कोई कि जिसमें वो आप अगर चाह रहे हैं कि ये वाला ड्रेस में तो वो ड्रेस बन जाएगा, बाल आप ऐसे लोग अपलोड कर रहे हैं। मैं कुछ सेलिब्रिटीज का भी देखा है कि उनका छोटा मिनी वर्जन है, फिर उनका बिग वर्जन है, सारी चीजें स्लिम आप चाह रहे हैं अपने आप को कितना स्लिम चाह रहे हैं, सो पॉपुलर नाउ, उस पे बात करेंगे। और ऐसे वैसे कुछ टेक्स है ना, डर भी लगता है कि वो आपकी प्राइवेसी को तो नहीं इन्वेड कर रहे हैं, कुछ ये भी कंसर्न्स है उस पे। बिल्कुल ऐसे। फैसल रहमान की हम बात करेंगे ना, हमारे जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, उनका क्या कह रहे हैं, ये चाहे दिखा दी ना, डिंपल कंपेयर करो, पीछे हटो भी, ये बताओ किसका डिंपल नहीं, हटी गया तुम? अरे कोई बात नहीं ना, मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्यारा डिंपल किसका है, ये बताएं जी। अब तो मुकाबला शुरू हो गया है, हानिया का डिंपल और फैसल रहमान का डिंपल। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं भाई, ये वॉर ऑफ द डिंपल्स है ये। वॉर ऑफ द डिंपल्स। और फैसल से हम खुद बात करेंगे, फैसल रहमान। अच्छा, फैसल की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आती रहती हैं, वो अक्सर वॉशरूम में होते हैं, पता नहीं क्यों, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, कोई मतलब कुछ अलग ही किसी जोन में चल रहे हैं। तो फैसल रहमान से आज के शो में बात होगी, खुद उनसे हम पूछेंगे, सुन लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, एशिया कप T20 टूर्नामेंट है, सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, लेकिन कन्विंसिंगली जीता है, बड़े आसानी से जीता है। जीतना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जीतना चाहिए था लेकिन नहीं जीत पाया पाकिस्तानी टीम। और बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी रही, लेकिन बैटिंग फिर भी मैच हार गए, जीत गए, मैच जीत गए, लेकिन हम उस तरह नहीं जीते ना, इतना कम स्कोर था। हारते तब तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन है ना ऐसा, कुछ खुश नहीं है, ये खुश कैसे होगा? अच्छा जी, तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
नुमान नियाज ने ज्वाइन किया। नुमान भाई से जान लेते हैं कि भाई कैसे जीता है, क्या वो मुतमईन है कि ऐसी परफॉर्मेंस पे आगे इंडिया से हम जीत सकते हैं या इवन बांग्लादेश हमें टफ टाइम देगा। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग वालेकुम जी, खैरियत से, ठीक ठाक। नादिया, आई होप यू आर वेल जी। एक मॉर्निंग स्माइल ही दे रहे नुमान भाई, एक मॉर्निंग स्माइल ही दे रहे हैं। ये हुई ना बात, थैंक यू। वैसे भी मैच जीते हैं लेकिन सब सैड क्यों है? मैच जीते हैं फिर भी सैड हैं आप लोग, क्या वजह है? इस पाकिस्तान टीम ने सारी स्माइलें ले गया बस। अच्छा, एनीवेज जी, आपने सवाल पूछा। इंडिया के अगेंस्ट हमने टीम कॉम्बिनेशन में कुछ अजीबोगरीब हरकत की थी और एक अजीब सी टीम खिलाई थी। बिल्कुल। और जो हमें ये कहा गया था कि हमने बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उनका टेम्पलेट जो है मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक नहीं था और उनके स्ट्राइक रेट्स अच्छे नहीं थे। तो सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका इस एशिया कप में स्ट्राइक रेट जो है वो 82 का है और जो उनका करियर स्ट्राइक रेट है वो 111 का है। और जब उन्हें कप्तान बनाया गया था तो वो 82 का था। और जो लड़का हसन नवाज, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 मैचों में स्ट्राइक रेट 158 प्लस है और जिसका करियर स्ट्राइक रेट 143 है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। और इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद हारिस, जिसका स्ट्राइक रेट 137 है, उसको बॉल भी नहीं चखाई। और शाहीन अफरीदी, जिसका 2 मैचों में इंडिया से पहले 207 और 208 का स्ट्राइक रेट था, उसको हमने पिंच हिटर नहीं भेजा। खैर, ये तो हो गई सारी चीजें। आपके माइक हैसन ने कहा कि मोहम्मद नवाज जो हैं वो दुनिया के वाइट बॉल के बेहतरीन स्पिनर हैं, उनको इंडिया के अगेंस्ट एक बॉल नहीं कराई। चलो, ये भी हो गया। अच्छा, आपने साइम अयूब को कहा जी कि वो बॉलिंग कर रहा है, आउट कर रहा है, उसको पावर प्ले में करवाया इंडिया के अगेंस्ट। साथ आपने इब्रार को पावर प्ले में करवा दिया, जो कि अजीब गरीब हरकत थी और उन्होंने 8 ओवरों में 77 रन दे दिए। ठीक है, अब कल के मैच पे आते हैं। जो आपने कहा, 133 में जो आउट किया, टॉस जीत के खिलाया अबू धाबी में, दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। और शाहिनशाह आफरीदी, जो खैर लग तो ये रहा था जोर लगा रहे इंडिया के अगेंस्ट भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आगे रखी अपनी लेंथ, जो उनकी स्ट्रेंथ है, और वहां से उन्होंने जो ऊपर से प्रथम निसांगा को आउट किया और कौशल मेंडेस को, दैट वाज इट। क्योंकि जब आप पहले 3 ओवरों में 2 आउट कर देते हैं, दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है। उसके बाद कमेंडो मेंडेस ने खेलने की तो अच्छी कोशिश की, बट इब्रार वाज अस्टाउंडिंग। शायद माइक हैसन भूल गए थे कि इब्रार इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। उसने कल भी 9 रन गालिबन दिए या 8 रन दिए, 4 ओवर में 8 रन दिए और 1 आउट किया। सो हुसैन तलत बहुत क्रिटिसाइज हुए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट हुसैन को क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं बनता था कि जिस पोजीशन में उनको भेजा गया था, जिसमें का फ्लो था और पाकिस्तान के 92 रन थे 10 ओवर्स में, तो वो गलत था। बिकॉज ही इज बेसिकली अ रोटेटर ऑफ द स्ट्राइक और एक सीजन प्रॉपर बैट्समैन है मिडल ऑर्डर का। कल उसने आपको दिखाया, जब उसका टाइम था, उसको रोल आया, तो वो आपकी इनिंग्स को एंकर भी किया, रोटेट ऑफ स्ट्राइक भी किया और कमाल खेला। अच्छा, एक मुझे तशनगी रह जाएगी मोहम्मद नवाज की, क्योंकि मैं नवाज को बचपन से फॉलो कर, उसके बचपन से फॉलो करता हूँ। दैट वाज पिंडी का प्लेयर, बेसिकली बैट्समैन था। वो इतना खूबसूरत हिटे मारता है। इंडिया के अगेंस्ट 19 गेंदों में 9 डॉट खेल गया, लेकिन कल आप देखिए उसने शमीरा को 3 छक्के 2 ओवरों में मार दिए। सो दैट इज उसका प्रैक्टिकल रन, दैट इज नवाज एक्चुअली। अब यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर टू टेक होम मैसेज जो है वो ये है कि जो लड़के तगड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के रगड़ा खा के आए हुए हैं, कल उन्होंने ही आपकी टीम को एंकर करके मैच जिता दिया। वरना जो हम चीते थे कि खेले बगैर जो खेलते हैं, उनकी हालत आप देख लें क्या होती है। बिल्कुल, हालांकि नवाज ने बॉलिंग भी नहीं कराई। और अब मुझे बताएं, दोनों नवाज में से कौन सा नवाज है? एक चीज मैं ये भूल ना जाऊं कि देखिए, 2 wrongs never make a right। ऐसे लगा कल जो डिसीजंस लिए, हालांकि कल सलमान आगा की कप्तानी थोड़ी बेहतर थी, पर मुझे ऐसे लगा है कि दे वर द प्रिजनर ऑफ देयर ओन डिसीजंस। बिकॉज आपने फिर गलती की, या तो नवाज अनफिट है तो बता दें, ठीक है, अनफिट है तो एज बैट्समैन खेल रहा है, ये भी एक्सप्लेन चीज है। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। अब आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज ने बॉलिंग नहीं कराई और वो जो दुबे 1-2 ओवर निकाल गया ना, तो उसकी वजह से शायद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि भाई यहां से अगर दुबे खेल देता है और वो मीडियम सा एक मीडियोकर सा बॉलर है, तो चले हम हुसैन तलत को मौका देते हैं। वो भी क्लिक कर गया। फनी गेम है वैसे क्रिकेट। ये बात आप मानेंगे कि जिस पर तनकीद हो रही थी, वो बेचारा हुसैन तलत भी विकेट्स ले गया। लेकिन मुझे बताया, हसन नवाज और अब हसन नवाज और मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत में कौन आप समझ रहे हैं कि किसको मौका मिलेगा? देखिए, आपको ना, मुझे एक और प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपने विकेट कीपर डेवलप ही नहीं किया
और मोहम्मद हारिस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। वो वन डायमेंशनल स्लॉगिंग करता है, नॉट इवन पावर हिटिंग। अब आप उसको ले गए, अच्छा अब आप उसको ले गए एज ए पावर हिटर। सो अब एक ही चांस है। देखिए मुझे लग रहा है, हालांकि आज जो बांग्लादेश इंडिया का मैच है, क्योंकि इंडिया बहुत एडवांस टीम है, बहुत अमेजिंग टीम है, लेकिन बांग्लादेश में तो हमेशा एक आधी टीम होती है ना, जैसे 80s 90s में हम वेस्ट इंडीज को पड़ जाते होते थे, हालांकि वेस्ट अनबीटेबल होती थी। इसका बांग्लादेश इंडिया को तंग करता है। तो एक तो आज का मैच इंटरेस्टिंग होएगा। गॉड फॉरबिड 19-20 हुआ तो पाकिस्तान तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, बांग्लादेश आज हरा दे इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान नहीं, क्यों नोमान भाई, ये कि अभी तो बांग्लादेश को हराएगा ना पाकिस्तान इंशाल्लाह। अगर हरा देता बांग्लादेश को तो फिर क्यों? अगर बांग्लादेश इंडिया, हाँ इंडिया को हरा दे फिर क्या होगा? नहीं, अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा दे और हम बांग्लादेश को हरा दे और हम फिर क्या होगा? नेट रन रेट, तो नेट रन रेट पाकिस्तान का क्या नीचे ही है? अभी नहीं, अभी सेकंड नंबर पे। अगर ऐसा होता है तो तब हम फिर भी फाइनल्स में जाएंगे। नहीं, नेट रन रेट पे आ जाएगा, फिर हम में से और बांग्लादेश में जो होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। नेट रन रेट शायद मैं वाहिद आदमी था, अगर आपका हाफजा ठीक है तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इंडिया इकोनॉमिक्स के लिए माना है, हालांकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उनको बैड लूजर्स हैं, वो उनको इजाजत नहीं देती थी कि वो टूर्नामेंट खेले। वो इकोनॉमिक्स की वजह से थे। और ब्रॉडकास्टर से 2 टीमें ऐड करवाई थी, वो इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान के मिनिमम 2 मैच हो। तो अगर 3 मैच जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ एशिया कप की, अगर 3 मैच हो गए तो वो तो तर जाएंगे ब्रॉडकास्टर्स और राइट्स मीडिया हाउसेस और राइट्स एक्विजिशन जो एक्वायर करते हैं। सो इंडिया पाकिस्तान का काफी लाइकली चांस है, काफी मैं तो शुरू से कह रही हूँ नोमान भाई कि ये होना ही है, ये उसी तरफ जा रही है। जो मर्जी परफॉर्मेंस हो, एंड में रिजल्ट ये होना है कि हमने और इंडिया ने फाइनल में सामने होना है। दैट सूट्स एवरीवन, दैट सूट्स अ लॉट ऑफ जो मनी के प्लेयर्स हैं उनको सूट करता है, इकोनॉमिक्स है। मैं तो ये कह रही हूँ। और दूसरा ही कि इनको बड़ा शौक होगा कि जी हम इनको एम्बैरेस करें और ये हमारी जीत होगी, लोगों को कहेंगे अच्छा हमने जंग तो हार गए लेकिन देखो क्रिकेट में हम लोगों ने थोड़ा सा समथिंग टू, तो जरा उनको थोड़ा सा कुछ। नहीं वैसे यहाँ पे मैंने आपकी बात इसलिए नहीं माननी कि वो तो वैसे किसी और खला में और दुनिया में रहते हैं, बेशक वो तो झूठ में मीडिया है उनका। अरे ऐसा वैसा नुमान भाई भी आपने देखा ये जो ये हारिस रऊफ ने इशारे किया, अब उनके खिलाफ मीडिया पे वहां बात हो रही है कि जी देखिए इन्होंने कैसे ये राफेल को गिराते हुए दिखाया। बात हालांकि सच थी, लेकिन ये कि उनका इस अब हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। और क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ? लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज नादिया पता है क्या है कि आपको मैं एक हैरत अंगेज चीज बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगी कि पाकिस्तान को मौका मिला था कि वो आईसीसी को और इंडिया की नैरेटिव की दुर्गत बना देता पहले मैच में, जब सूर्य कुमार ने वो पॉलिटिकल की थी। आपको पता है क्या हुआ, कितनी इनकॉम्पिटेंस है। बंद कर दिया, ठीक है, उनको पता ही नहीं लगा कि सूर्य कुमार क्या कह गया। एंड बाय द टाइम जब पता लगा वो प्रोटेस्ट कर ही नहीं पाए प्रोटेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारा पुराना खासा रहा है, हमारा खासा रहा इंजमाम से लेके, और ये वो रूल्स नहीं पता होते, कुछ भी नहीं होता, ये तो हमारा है खासा। अगर आप प्रोटेस्ट कर देते तो आईसीसी फंस जाता। अगर उसने इजाजत दी थी तो अपने लॉज को कॉन्ट्रावीन किया। नोमान भाई एक प्योर क्रिकेटिंग उसमें मैं बात, ये जो साहबजादा फरहान है, ये इसकी टाइम क्यों नहीं हो रही बॉल? छक्का तो खैर मार रहा है, ये क्यों नहीं हो रही? पिछले मैच में भी नहीं कर सका वो, हालांकि उसने 50 मार दी, इस मैच में भी। आपने ऑब्जर्व किया ना ये बात? नहीं, मैं आपको बल्कि ये कहूंगा कि साहबजादा फरहान शायद वन ऑफ द फ्यू है जो मेरिट में पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ है आफ्टर परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली फॉर द लास्ट 3 or 4 सीजंस। अच्छा तगड़ा प्लेयर है। पहले तो उसके साथ ये हो रहा था कि साइम अयूब जल्दी आउट हो जाता था, तो जो साहबजादा की गेम है वो कर खेल नहीं पा रहा था, उसको डीप जाने के चक्कर में स्ट्राइक रेट्स के इशू आते थे। इंडिया के अगेंस्ट उस दिन एक सिर्फ हेल्थ अंगेज चीज़ हुई, पहले 10 ओवर ब्रिलियंट खेला, लेकिन जिस वक्त वो आउट हुआ है साइम, और उसके बाद वो आया था गालिबन नवाज से पहले कौन आया था, हुसैन तलब, तो वहाँ पे इसने वो जस्टिफाई नहीं होता था जो 2 ओवरों में 1 गेंद खेला और 5 रन किए 6 गेंदों पे 17 हुई पार्टनरशिप, तो दैट वाज नॉट ऑन। लेकिन कल भी अगर आप देखें वो बेहतर खेला। ये जो पिचेस है ना, जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, वो आपको इसलिए इल्यूजन लग होता है क्योंकि ये पिचेस पे बॉल उस तरह कैरी नहीं होता पटाखे की तरह, और ये जो है ना बेसिकली उस तरह के टाइमर्स नहीं है जो आप शायद अभिषेक शर्मा को देख रहे हैं। बिल्कुल।
वो प्रोसेस ड्रिवन है। यहाँ आप शुभन गिल को देख रहे हैं, वो साइंटिफिक बायोमैकेनिकली और वो साइंटिफिक साइंस ड्रिवन है, उनकी ट्रेनिंग फर्क है। बट एज पर्सनली आई फील फ़खर जो है वो आजकल शायद इंजरी है, जो भी है वो फ़खर नहीं रहा जो फ़खर था। सो आई पर्सनली फील साबिक़ फरहान तो इस लाइनअप में बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त आपका। तो मुझे पता है इंडिया और बांग्लादेश में कितने % चांस, आप 50-50 चांस है? कौन सी आपकी फेवरेट टीम है, आपको लगता है कि ये जीतेगी? That will be 65-35. India is still 65, but Bangladesh can. देखिए यहाँ पे एक और चीज भी हो रही है कि अब वो टाइम आ गया है जब ड्यू प्लेज अ मेजर रोल एंड टॉस बिकम्स क्रूशियल, और बांग्लादेश हिस्टोरिकली इंडिया को तंग करता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट फेवरेट इंडिया ही होगा इस मैच में। अच्छा, और अगर इंशाल्लाह हम फाइनल्स में जाते हैं, जी तो कॉन्फिडेंटली कहे ना आप। नहीं, वो पता है मुझे कुछ दिल नहीं मान रहा, पता है हॉल उठ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये मैं मौका ही नहीं देना चाहती। मैं तो कहती हूँ खेलना ही नहीं, हम दोनों टीम्स को साथ चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पॉलिटिकल पता है ना आपको मसले सारे, वॉर क्यों हम खेल रहे हैं। बट स्टिल आप बताएं कि क्या चेंजेस करने चाहिए, किन प्लेयर्स को आगे खेलने का मौका देना चाहिए, किन को थोड़ा सा रेस्ट पे भेजना चाहिए ताकि एक बेहतर चांस हो। बहुत अच्छी बात की आपने। अगर हम फाइनल खेलते हैं, एक तो आपको ज़हन में ये रखें कि अगर आपने नवाज को बॉलिंग करवानी है, ठीक है, ये जो पुराना दकियानूसी कॉन्सेप्ट है ना कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को खब्बा बॉलिंग नहीं करता, वो पुरानी क्रिकेट थी। आप आज यहाँ पे खुद करो, ऑफ स्पिन करो, अपनी प्लेस कैसे जस्टिफाई कर रहा है? सलमान आगा शुड बी ड्रॉप्ड एक्चुअली टेक्निकली, बट इज ए कप्तान, तो उसकी वजह से बैलेंस खराब हो रहा है। ही डजंट बिलोंग टू T20 क्रिकेट। अब आपको एक तो फ़हीम अशरफ में कॉन्फिडेंस करके अगर उसी को खिलाना है, तो आपको फास्ट बॉलिंग जो है इंडिया के अगेंस्ट वो ऊपर से शाहीन से और फ़हीम से करवानी पड़ेगी। पावर प्ले में आप नहीं यूज कर पाएंगे, साइम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और हसन नवाज को आपको लेके आना पड़ेगा। फिल वक्त आप इतना करें, बहुत दिलेर अगर डिसीजन लेना है तो साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाएं। चले, यानी ये बात सामने आ गई कि आप ये समझते हैं कि साइम को ड्रॉप करके हसन नवाज हुआ। बहुत शुक्रिया नोमान भाई, आपने वक्त दिया हमें। ये एक चेंज वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। इतना इनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह देख रहे हैं, आई थिंक न्यूट्रल अगर आप उस पे देखते हैं जगह से, तो आपको ज्यादा अच्छे फैक्ट्स नजर आते हैं और आप बेहतर जज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। बहुत सारी खबरें हैं, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी अब हम का इजलास और ट्रंप की बिल्कुल एक सरप्राइजिंग सी बिल्कुल तकरीर, एक्सटेम्पोर तकरीर एड्रेस। जब उनका प्रॉम्प्टर बंद हुआ, तो जब फिर प्रॉम्प्टर बंद हुआ तो उन्होंने कहा मैं I'll speak my heart out। शुरू हो गए फिर I'll speak my heart out। अब कोई रोक सको तो रोक लो। खैर उन्होंने उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जिस पर बड़ी वजाहत की ज़रूरत है। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ आए आने वाले शोज़ में भी उन पर हम बात करना चाहेंगे। एक उन्होंने ग्रीन एनर्जी से मुताल्लिक कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल इससे एग्री नहीं करते, ये एक धोखा है, ये स्कैम है। उन्होंने स्कैम का नाम दिया ग्रीन एनर्जी को। इसके साथ साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज भी कहा कि ये भी स्कैम है एक। मतलब कुछ क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा। हाँ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बातें हैं सिर्फ जो कि पिछले 40 साल से हमें बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। कह रहा आज हम 2025 में खड़े हैं, कोई ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसा मसला नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो गई, कोई ये नहीं हुआ लोग। तो इस तरह से उन्होंने एक तो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी की जो बात की है, और उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन एनर्जी पर आप जाओगे तो आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो जाएगी। अब ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि देखिए चाइना में जिस तरह की ट्रांजिशन अब आ गई है, उसमें ईवी कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, स्विच कर रहे हैं उस पे ग्रीन एनर्जी पे, तो क्या उसकी तरफ तो नहीं तनकीद? मतलब सर उसी की तरफ साथ में एलॉन मस्क, क्योंकि उनकी भी इलेक्ट्रिक फिर उन्होंने न सिर्फ तनकीद यही नहीं रुकी, फिर उन्होंने रशिया के मामले पर, यूक्रेन और रशिया के मामले पर चाइना और इंडिया को डायरेक्ट उन पर तनकीद की है कि उनकी जो ऑयल से मुतालिक डील्स हैं ये सपोर्ट कर रही हैं रशिया को, और रशिया हमला कर रहा है यूक्रेन पर, तो ये सपोर्ट चाइना को भी सुनाया। ठीक है, फिर इमिग्रेशन से और यूएन को तो ये सुनाया कि भाई आपसे तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और यूएन को तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस हो नहीं रही है यहाँ पर, ना एस्केलेटर चल रहा है, ना मेरा प्रॉम्प्टर चल रहा है, आप सिर्फ पैसे। इसके अलावा भी उन्होंने यूएन का जो पूरा है ऑर्गेनाइजेशन का पूछा कि मकसद क्या है, जंगे तो इनसे रुकती है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके साथ साथ इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इन सारे मामलों पर हम बात करेंगे। नगमाना हाशमी ने हमें ज्वाइन किया, एक्स एम्बेसडर है, बहुत शुक्रिया नगमान साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Good morning, Assalamu alaikum. I'm fine. Delighted to be with you this morning. Thank you, नगमाना जी। ये इस एड्रेस के बारे में आप पहले ट्रंप के एड्रेस के बारे में पूछ लेते हैं। ट्रंप के एड्रेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या हुआ, का मूड खराब हो गया, या वो चाहते थे, प्लान था कि उन्होंने कहना ही था, या वैसे क्योंकि प्रॉम्प्टर बंद हो गया, एस्केलेटर नहीं चली, तो
ना खफा होकर उन्होंने ये बातें की हैं ऐसे ही। देखिए, प्रॉम्प्टर तो कई और लोग जिन्होंने वहाँ तकारीर की उनका भी नहीं चला था, और कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं किसी वक्त, तो आई थिंक वो तो उनको एक मौका मिल गया यूएन को क्रिटिसाइज करने का, जो वो पहले ही बहुत ज्यादा करते हैं। और जहाँ तक उनकी तकरीर का ताल्लुक है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए, आपने देखा कि उस पे किसी पे भी उनको कहीं से अप्लॉज नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का जब उन्होंने बात की तो उसके ऊपर उनको अप्लॉज मिली। जहां तक उन्होंने जो मेन पॉइंट्स कहे, जो आपने अभी मेंशन भी किए, तो क्लाइमेट चेंज को आप ले लें तो ये तो देखें यूएस की काफी अरसे से पॉलिसी रही है, और आपको याद होगा इसमें सिर्फ एक एल गॉर साहब थे, वो जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आ रहे थे तो उनका एक बहुत कमिटमेंट थी क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, और ये ग्रीन एनर्जी और सब चीज़ों के लिए। उसके बाद से जितने प्रेसिडेंट्स आए हैं वो उन्होंने तो ये जो है क्लाइमेट अकॉर्ड उससे भी यूएस को निकाल लिया था। तो ये एक उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, वो क्लाइमेट चेंज डिनायल में से हैं, और उनको इस वक्त सूट भी नहीं करता। जैसे आपने खुद कहा कि ऑल्टरनेट एनर्जी में इस वक्त चाइना जो है वो सरे फेहरिस्त है, और लोगों को पता है कि चाइना बहुत ज्यादा ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है, और उसकी खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज को और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत फायदा होगा। अब आगे आगे ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स, देखिए आपने खुद भी पढ़ा होगा कि वो जो एक आर्टिफिशियल सन है उसकी तरफ जा रहे हैं, जो हार्नेस करेगा 10,000 साल तक चीन की रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की। तो देखें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और इसमें अमेरिका काफी पीछे जाता जा रहा है, और तो जाहिर सी बात है वो तो इसमें कोई मुझे अच्छा नगमा साहब, बहुत सारी उन्होंने बातें की, एक इमिग्रेशन की भी उन्होंने बात की, और यूरोप पे बड़ी तनकीद। देखिए इमिग्रेशन पे भी बहुत उनका एक फर्म स्टैंस रहा है, हालांकि वो खुद भी इमिग्रेंट है, उनके दादा भी इमिग्रेंट थे, उनकी फैमिली भी, मतलब वाइफ भी 2-3 इमिग्रेंट्स है। तो ये एक फार राइट की जो उनकी मेंटालिटी है कि उनको इस्लाम से भी बहुत ज्यादा परेशानी है, उन्हें इमिग्रेंट से भी बहुत ज्यादा परेशानी है, वाइट सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं, और वो आपको उनकी तकारीर में, उनके एक्शंस में नजर आता है। जहां तक उन्होंने यूएन की बात की, तो अगेन वहां पे जब राइट ऑफ रिप्लाईज अभी आएंगे, बात होगी, तो आप देखेंगे कि यूएन को नाकाम किसने बनाया है थ्रू आउट। यूएन को तो नाकाम यूएस ने बनाया है। गाजा में अगर जंग नहीं रुक सकी और यूएन नहीं जंग रुकवा सका, तो इसमें यूएन का तो कसूर नहीं है, उन कौमों का कसूर है जिनके पास वीटो पावर्स है, और जो अमेरिका से अपना क्यों लेती हैं। तो अगर ब्लॉक किया है, तो हकीकत तो ये है, यूएन को आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप ही ने तो ब्लॉक किया, आप तो उसकी कंट्रीब्यूशंस भी नहीं देते, आप उसकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बायकॉट करते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। तो आप जो अपना एक आपका सुपर पावर और लीडर ऑफ द वर्ल्ड का आपके ऊपर एक आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, आपने वो तो पूरी नहीं की। तो आज आप किस मुंह से यूएन को, और दूसरी ये बात नहीं भूलिए कि अमेरिका बहुत अरसे से और वेस्ट ये चाह रहा है कि यूएन की रिफॉर्म्स हो, जिसकी तरफ उन्होंने आपको का वो किया है, तकरीर में भी जिसका जिक्र किया है, जो कि हम जैसे ममालिक कहते हैं कि जो यूएन की खाली सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म जरूरी नहीं है कि जिसमें आप और 5 लोगों को परमानेंट मेंबर बना दें, अपने जो आपके चहीते मुल्क है जिसमें इंडिया भी शामिल है, और आप एक और उसको जो प्रोसिक्यूशन का इस सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है कि कोई पॉजिटिव चीज, कोई अमन की चीज आगे नहीं चलने। इससे नगमाना जी, आप बताएं ना, इस पूरे सेशन से यूएन की आपको जो भी चल रहा है, जो भी हमने बयान सुने, आपको लग रहा है कि कोई गजा को फायदा होगा? कहीं हम बेहतरी, सीज फायर की तरफ, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं? मुलाकात भी हुई है, हाँ, सब कुछ हुआ, सब सुना। देखिए मैंने काफी इसमें तकारीर सुनी। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने
शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कन्विक्शन के साथ और बोल्डली पैलेस्टाइन का और गजा का मुकदमा पेश किया, उस पर बेतहाशा अप्लॉज उन्हें मिली। पहले ही 5 मिनट में मेरा ख्याल है 6-7 दफा उन्हें अप्लॉज मिली है। और लेकिन आपको लगता है कि उनका गजा के लोगों का कोई फायदा होगा, कोई सोल्यूशन की तरफ हम बढ़े हैं या नहीं? गजा के लोगों का फायदा पे हम देखिए, गजा के लोगों का फायदा हम उस वक्त जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं जब ये जो अरब और मुस्लिम लीडर्स की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, और जो वो अपना कह रहे हैं कि मैंने एक रोड मैप पेश करना है गजा में पीस का, वो तब तक सामने नहीं आ जाता। तो मतलब यूएन सेशन का कोई फायदा गजा के केस में नहीं हुआ? नहीं, अभी जो मुलाकात हुई है, खैर उससे आगे देखते हैं क्या होता है। जो इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और वज़ीर आज़म से मुलाकात उनकी हुई है और अभी 1-on-1 भी होनी है, ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया नगमान साहब, आपने वक्त दिया। हो कुछ इतना रहा है कि हम एक शो में भी नहीं, आने वाले शोज में हम 2-3 चीजें ईरान से बात करनी जरूरी है। पॉलिसी बताई है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर उसके बाद जो सऊदीया के साथ जो मामला थे, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर अभी हमने बात करनी है। एक ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं एक टैक्स पेयर हूँ और शदीद जो है ना वो पंक्चुअल वाली और ये अब्बा की ट्रेनिंग है कि जी फाइल्स मेंटेन करनी है, वक्त से पहले आपने बिल्कुल सही सही टैक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, जमा कराना है, रिकॉर्ड रखना है। तो हमारे लिए ना ये एक बड़ी एक वो टेंशन वाला मंथ चल रहा होता है। अच्छा, पहले 1-2 महीना पहले हम लॉयर्स को कहते हैं भी बड़ा टाइम है, अरे डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट एक्सटेंड होती है। लॉयर ना आपको डिले करते रहते हैं भी है डेट और फिर एंड में इतना प्रेशर होता है कि लॉयर्स कहते हैं टाइम नहीं है अब। हाँ, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होती भी है, पर आप इंतजार न करें डेट एक्सटेंड होने का। अच्छा, हम ये टैक्स की इसलिए बात कर रहे हैं कि एक तो देखिए खबर आई है कि एक क्रैकडाउन भी किया जा रहा है एफबीआर की तरफ से अब, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या फिर पंजाब में तो जहां उनके ऊपर खास तौर पे, क्योंकि उनकी वो अर्निंग्स अपनी सही शो ही नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कैश में काम हो रहा है और टैक्स नहीं पूरा दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि जी इनको जरा इनसे हिसाब किताब लें। और साथ में कि अभी जब फ्लड्स आए हैं उस सूरत हाल के बाद क्या टैक्स की जो डेट है उस पे उसको एक्सटेंशन मिलेगी या यही इस डेट पे जो है टैक्स सबको जो है पहले जमा कराना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम सारी बातें करेंगे। फैज रजा साहब ने, फाइक रजा साहब ने ज्वाइन किया, वाइस प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। फाइक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे सर ये बताइएगा, पहले हम इसकी बात करते हैं कि पंजाब में खास तौर पे और वैसे ओवरऑल ये पॉलिसी बनाई जा रही है, क्रैकडाउन किया जाएगा। बड़े जो पैरेलल इकोनॉमी एक हमारी चल रही है ना, अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी चल रही है जिसमें बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, तो इस तरह की बातें खबरें तो हम पहले भी सुनते रहे। इस बार क्या मुख्तलिफ है और क्या अमल दरामद हो पाएगा? जो है इनको पकड़ा जा रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं इनसे। शुक्रिया आपका। देखिए मैं बताऊं, एक्चुअली अपेरेंटली ऑन फेस कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिखता, अनलेस कहते हैं ना कि जब आप उसको अपनी एफर्ट्स को पुट इन करेंगे तो खुद ही रिजल्ट सामने आएंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइजेस पर बहुत ज़्यादा चला जाता है। जो आपने कहा बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर कोई टैक्स नहीं देता है, ज्वेलर सेक्टर कोई टैक्स नहीं देता है, और ये दोनों जो है समझ ले हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी की बड़ी माइंस बनी हुई है। इसको IMF ने भी कई दफा आइडेंटिफाई किया है कि जी इसको आप अरेस्ट करें इस इशू को, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इसको कर नहीं पाते हैं। तो एक तो ये चीज बड़ी, जहां तक आपने पंजाब या जहां तक आपने पंजाब और KP के बाद की फ्लड के लिए, तो देखिए वहां तो आपको बहुत सारा रिलीफ देना ही पड़ेगा बिसाइड्स टैक्स डेट एक्सटेंड करने की। देखिए आपको जो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी अपने जो टैक्सेस हैं, जो उनके लैंड रेवेन्यू टैक्सेस होते हैं, उसमें उनको छूट देनी पड़ेगी। ड्यूटीज टैक्सेस जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं उनको भी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में शायद फेडरल गवर्नमेंट ने शायद पहले से ही कुछ रिलीफ देने का कह दिया है। इसके अलावा लोन रिलीफ, अगर उनको लोन है, मैं कहूंगा कि वो भी थोड़े डेफर किया जाए उन लोगों के लिए, तो अच्छी बात होगी। अच्छा फाइक साहब बताएं, 30 सितंबर कट ऑफ डेट है जी, फाइनल है, उससे पहले टैक्स आपको रिटर्न्स जमा कराने ही है, तो क्या ये एक्सटेंड होगी डेट आपके ख्याल में या नहीं? ये तो अपेरेंटली एक्सटेंड होगी। ये तो सभी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, हम लोन अफेक्टीज के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सभी के लिए एक्सटेंड होनी चाहिए। पता कब चलेगा? अब तो हफ्ता रह गया, पता कब चलेगा कि होगी एक्सटेंड? नॉर्मली गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट तक चाहती है कि लोग मैक्सिमम, गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट तक चाहती है कि लोग ये जो मोमेंटम होता है टैक्स फाइलिंग का वो खराब ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट 29 सितंबर या 29 सितंबर को ही
एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस करेगी। लेकिन बहरहाल कराची टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार, फैसलाबाद टैक्स बार सब ने FBI से रिक्वेस्ट कर दी है कि जी इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड 1 मंथ, 31 अक्टूबर तक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने जिस रिलीफ की बात की इसकी जरा और वजाहत करें कि ये जो किसान हमारा तो वैसे ही खत्म हो गया है ना, अब ये पंजाब की हद तक तो खैर पॉलिसी आ रही है, लेकिन KPK में भी ऐसी सूरत हाल है कि लोग वहां पर बड़े मुतासिर हुए हैं और जमा कराना है पिछले साल exactly. का नुकसान, उनके पास अभी जो पैसे आने थे वो तो आए नहीं, तो वो कैसे तो विफाकी सतह पर पॉलिसी बनने की जरूरत है इस सिलसिले में, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक जामे पॉलिसी बनने की जरूरत है। लेकिन देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप देखें हमारे यहाँ एक 2017 में या 13 में जो आया था जलजला, उसमें गवर्नमेंट ने एक एडिशनल टैक्स लगाया था IDPT, इंटरनली डिस्प्लेस्ड टैक्स पर्सन, जिसको 4B कहते हैं, और अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके 4C कर दिया है, सेक्शन 4C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट उधर से उन लोगों को टैक्स ना लगाए या छूट दे, छूट जरूर दे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनसे एक नया टैक्स लगा दे इस साल बजट। अच्छा सर, तो बजट में जी मुझे एक चीज और बताइए, जो हम खबर हम पढ़ रहे हैं FBR की 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त भी तैयार की गई है और लाहौर, रावलपिंडी के ये हैं, फैसलाबाद के। मुझे बताएं तो इससे पहले क्या FBR यानी सो रहा था, उनके पास डेटा ही नहीं था कि ये जो लोग कमा रहे हैं पैसे असेट बियॉन्ड मींस का मामला है। इस गवर्नमेंट से आने से सख्ती हुई है, अब बहुत ज्यादा टैक्स नेट में आना पड़ रहा है लोगों को। देखिए ज्वेलर की बात करूं, जहां तक मैं, पाकिस्तान में जो सोना है वो टोटली स्मगल होता है। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है वो सोना वो वाला इंपोर्ट होता है जो कि री एक्सपोर्ट होना है, काम होने के बाद उस पर उसको फिनिश वर्क या वैल्यू एडिशन होने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट होना होता है। तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट के पास या FBR के पास बहुत क्लियर फिगर्स हैं, लेकिन वो फॉर वन रीजन और अदर रीजन कभी भी उस पर काम नहीं करते हैं कि जिससे उनकी रिकवरी आए। आज तक टैक्स ज्वेलर्स को कभी भी टैक्स साइड में नहीं आ सके, ना सेल टैक्स में है ज्वेलर्स, ना इनकम टैक्स में है। नॉमिनल से टैक्स देकर वो अपना खाली रिटर्न फाइलर का स्टेटस रखते हैं और दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। सही है, यानी वही बात है ना कि भाई साहब ये बताएं कि अभी इस साल जो हुकूमत ने सख्तियां की हैं नॉन फाइलर्स के लिए, तो उससे कोई फायदा हुआ है कि फाइलर्स की जो है तादाद उसमें इजाफा हुआ है? वो कौन से ऐसे रूल्स थे, क्लॉज नए, जिससे उनको हुआ प्रेशर पड़ा कि नहीं भाई अब तो टैक्स देना पड़ेगा? देखिए असल में इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, इसमें FBR का अपना बिहेवियर की भी बात है। गवर्नमेंट ने खुद लेट फाइलर, नॉन फाइलर और फाइलर की कैटेगरीज रखी हुई हैं। तो अब जो लोग नहीं चाहते हैं टैक्स देना वो नॉन फाइलर की कैटेगरीज में है। नॉन फाइलर के लिए एनहांस टैक्स रेट है, वो एनहांस टैक्स रेट देकर ही नॉन फाइलर रहना चाहते हैं। कुछ लोग अंडर कंपल्जन आ जाते हैं लेट फाइलर में, उनको कोई ट्रांजैक्शन करना है, एनहांस टैक्स देना पड़ रहा है, लेट वो रिटर्न फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं, लेट फाइलर का टैक्स रेट थोड़ा और कम है, बाकी स्टैंडर्ड रेट है। देखिए इसमें जरूरत हमेशा रही है दो चीजों की, इन्फोर्समेंट हमेशा जरूरत रही है एनफोर्समेंट की। और आपसे सवाल है कि क्या बढ़े हैं फाइलर्स की तादाद, बढ़ी है इस साल में? अभी 2025 की बात वो जो बढ़ी है वो सिंबॉलिक बढ़ी है। देखिए हमारा टैक्स टू GDP रेशो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ फाइलर की तादाद बढ़ने से फायदा नहीं है। अगर बहुत से लोग नील के रिटर्न भर रहे हैं या नॉमिनल रिटर्न भर रहे हैं तो उससे हमारा टैक्स टू GDP रेशो नहीं बढ़ता है। तो हमको जो जरूरत है वो टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने की जरूरत है जी, टैक्स नेट में इजाफा करना है, टैक्स नेट में इजाफा करना है जी। टैक्स टू GDP रेशो जब बढ़ेगा जब इन्फोर्समेंट अच्छी होगी और ब्रॉडनिंग टैक्स बेस होगी। जो मैंने कहा जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लिया जा रहा है? और देखिए सैलरीड पर्संस हैं और छोटी मोटी अर्निंग वाले वो तो फिर भी फाइलर है ही अगर रेशो देखा जाए। ये जो बड़े एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि बाकी मुल्कों में टैक्स से आप बच ही नहीं सकते, आपको देना ही पड़ता है? हमारे यहाँ क्या ऐसे जो है लूप होल्स हैं, कमजोरियां हैं कि हम टैक्स से जो लोग बचना चाहते हैं बच जाते हैं? क्या क्या चेंज लाने की जरूरत है कि आपको हर अमाउंट पे टैक्स आपका कट ही जाए, मतलब आप बच ही ना सके? मैंने कहा ना बायलैटरल है। FBR को अपना बिहेवियर भी सही करने की जरूरत है ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। FBR को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। पॉलिसीज अभी भी हम सारा साल ऐसी पॉलिसीज FBR की फेस कर रहे होते हैं जो टैक्स फ्रेंडली नहीं होती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सैलरी पे जो टैक्स देखिए ना, एक पॉलिसी सतह पे आपको याद होगा वो नैब से मिलके कि भाई एसेट बियॉन्ड मींस का मामला है, ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर है, जिसके यानी जो मुल्जिम है या जिससे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वो भी चेंज हो गया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन जो हमें अपेरेंटली बड़ी अच्छी लगी कि यार इस्लाहात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड हमने देखा नहीं उसको बेहतरी आते हुए।
वो देखें, वो मैं अगर बताऊं तो पॉलिटिक्स की नजर हो गई है। चलिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो पॉलिटिक्स की नजर हो गई है, वो सारी चीजें। हम इस वक्त पॉलिटिक्स की शायद बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लेकिन वो देखिए अकाउंटेबिलिटी से और एफबीआर से ही जुड़ा हुआ मामला है ना ये, इसीलिए रिफॉर्म्स इसमें एक्चुअली जरूरत है नादरा का डेटा, नादरा को ज्यादा एम्पावर करने की। नादरा के पास सारा डेटा होना चाहिए, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस का, ट्रेवलिंग का, मेरा किसी भी किस्म का। क्योंकि देखिए, अब आप ज्वेलर्स का डेटा अगर लाएंगे और आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में ले आए, तो आप यही कह रहे हैं ना कि उनकी जो असेट्स हैं वो उनके मीन्स से ज्यादा हैं, यानी जो वो जिंदगी गुजार रहे हैं वो उनकी अर्निंग जो दिखाते हैं उससे मुताबिकत नहीं रखती, तो कैसे तहकीकात करेंगे आप उससे? वो कहेगा जाओ रिकॉर्ड लेके आए, आप तहकीकात करें, बताएं मुझे, प्रूफ करें। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए एफबीआर ने एक चीज बेहतर शुरू की है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें लगेगा टाइम से 2 साल 4 साल। रियल टाइम इंटीग्रेशन हर जगह। भाई साहब, आम लोग जो हैं वो परेशान हैं। सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो उसके आपको नहीं लगता ज्यादा स्लैब है, बहुत ज्यादा? सैलरी पे भी ज्यादा है और बिजनेस इंडिविजुअल पर तो उससे भी ज्यादा है, कहीं 38 और 42% के दरमियान टैक्स है। सैलरी वालों पर 28 से 30-31% तक टैक्स है। फाइज साहब, आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कराची टैक्स बारे अभी जो ये बता रहे हैं कि बढ़ सकती है डेट, बिल्कुल बढ़ सकती है, ये तो हमेशा बढ़ती रही है। हाँ, इसमें ऐसा क्या एक दिन पहले बढ़ जाएगी, लेकिन एक आप टैक्स रिटर्न जमा लोग जो है ना लेजी हो जाते हैं, उसमें मैं तो कहती हूँ जल्दी फाइल कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर लॉयर्स पे भी जो है ना बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है और फिर चीजें कुछ मिस हो जाती हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल फाइल ही कर दें। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएंगे। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग। भाई सोहेब, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, किस स्किल की? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। आपकी जितनी भी एडवांसमेंट होती जा रही है, जो भी मुल्क तरक्की कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी यूथ को वहां पर लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है टेक्नोलॉजी के मैदान में, एआई एग्जैक्टली और साइंस। और आप देखिए, इसलिए बहुत सारे ममालिक हैं जो कि स्पेशल वीजाज देते हैं इसके लिए कि जी हमारे पास आओ, अगर वो वहां जाएंगे तो वो तरक्की करेगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और आईटी सेक्टर में देखें, ये ऐसा ही नहीं है कि आप ये कोई प्रोडक्ट आप समझते हैं कि आईटी से रिलेटेड ये गैजेट्स हैं और ये आपकी एग्रीकल्चर में आईटी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस मॉडर्न मेथड्स किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ये वास्ट है। तो इसको लेकर इसकी इंपॉर्टेंस को ज़ाहिर है हुकूमत ने इससे मुतालिक पॉलिसीज भी बनाई हैं और इन्वेस्ट भी काफ़ी किया है। तो एक्सपो सेंटर में नुमाइश भी हो रही है 23 से लेकर 25 तक, जहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेशंस आ रहे हैं और अपनी अपनी ज़ाहिर प्रॉडक्ट्स और अपनी अपनी जो आइडियाज़ हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे और उससे पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस जनरेट भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी रहा है, हम हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान आए भाई, आपके पास मुख्तलिफ, और ऐसा ही एफसी का क़याम खास तौर पे सुनते थे कि पाकिस्तान जी आईटी में पीछे, अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो हमारे जो गेस्ट आए हैं वो गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन पहले हम एक पैकेज दिखा दें कि ये नुमाइश है क्या और कितना फायदेमंद। तो एक पैकेज देखिए, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी हों। पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की झलक कराची एक्सपो सेंटर में सजी सबसे बड़ी आईटी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर आईटी और टेलीकॉम शिजा फातिमा ने कहा, इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर जदीद आईटी और टेलीकॉम हब के तौर पर उजागर करना है। आपके आने का शुक्रिया। और आपने देखा है, देखें इस तरह के इवेंट्स ना सिर्फ टेक जाइंट्स को प्रमोट करते हैं, बल्कि कंट्री के अंदर यूथ को, नौजवान नस्ल को भी एक मैसेज जाता है, एक वाइब जाती है, जिससे लोग आईटी की और आईटी इनेबलिंग सर्विसेज की तरफ राग़िब होते हैं। तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई है, मशीन लर्निंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इंग्रेस कर रही है, फाइबराइजेशन, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरक्की की तरफ रवाना है। नुमाइश में बरतानिया, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, चीन और अमेरिका समेत कई ममालिक के वफूद शरीक हैं। गुज़िश्ता बरस ITCN एशिया में $500 मिलियन के मुआहदे हुए थे। इस साल भी अहम शराकत दारों और टेक्नोलॉजी सरमायाकारी पर फोकस किया गया है। आज की एग्जीबिशन ITCN एशिया बहुत अच्छी रही है। बहुत सीनियर लेवल के डिग्निटरीज आए हुए थे, IT मिनिस्टर भी आई हुई थी, और अगर आप बूथ्स वगैरह देखें, लोग बहुत अच्छा पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी कंपनीज, आई थिंक एशिया की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी सारी यहाँ पे मौजूद है। तो आई थिंक नौजवानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस बार जो पाकिस्तान का 26 ITCN एशिया एक्सपो हो रहा है, जो पिछले 26 सालों से होता हुआ जा रहा है,
ठीक है। और ये पाकिस्तान में बहुत लार्ज, पहले तो बहुत छोटा हुआ करता था, हम जब आते थे छोटे थे तो आज से 10-12 साल पहले तो उस वक्त जो है ना तकरीबन 25-30 स्टॉल्स हुआ करते थे, अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। आलमी टेक्नोलॉजी लीडर्स और सरमायाकार इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी स्टार्टअप से शराकत दारी करेंगे, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। जी, डिजिटल पाकिस्तान के तहत, और ये पैकेज आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ज्वाइन किया है चीफ डिजिटल ऑफिसर एंड डायरेक्टर सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एट IOBM डॉक्टर इमरान साहब ने। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स। मुझे सबसे पहले तो नादिया हम यही बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए एग्जीबिशन की। देखिए, मैं समझता हूँ कि ना पाकिस्तान को 75-76 ईयर हो गए हैं, तो हमने इस ड्यूरेशन के अंदर 3-4 बोट्स को मिस किया है, ठीक है। और अब जो मुझे नज़र आती है ये वो बोट है जिसमें हम AI की बात कर रहे हैं, हम जनरेटिव AI की बात कर रहे हैं, हम IT की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स, फॉर द स्टार्टअप्स, हमारे GDP के लिए भी। अगर आप बात करें कि हमारे ओवरऑल हमारी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो अराउंड $4 बिलियन के करीब है, ठीक है। द गुड पार्ट इज़ कि अब हम बात करना शुरू हो गए कि वी आर गोइंग टू हैव दी डबल फिगर एज वेल, तो हम 10 बिलियन 15 बिलियन की बात कर रहे हैं। बट मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने ये ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल ली है। अगर आप कहते हैं 10%, 15%, तो बिलीव मी मुझे लगेगा ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इस एरिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर क्यों है ऐसा है, क्योंकि आप और मैं जिस कंट्री में हैं वहाँ पे 65% जो है वो यूथ है। तो अगर आपने यूथ को एम्पावर कर दिया स्पेसिफिकली इन दीज पर्टिकुलर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकता है। और अगर मैं फ्रीलांसर्स की बात करूँ तो पाकिस्तान वो कंट्री है जो टॉप 3 इन द वर्ल्ड में है, ठीक है। सो और अराउंड $500 मिलियन का सिर्फ और सिर्फ हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है वो बच्चा जो किसी रिमोट एरिया में बैठा हुआ है एंड वो $500 $1000 कमा रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने यूथ को इस पर्टिकुलर एरिया में एम्पावर कर दें या करने में कामयाब हो जाएं, तो इसका एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो आपको नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस फोर्स को अगर हम उस तरफ लेके जाएं जो हमारे नंबर्स हैं, तो वाई नॉट 2010 और 20 में लेके ना, जो आप विंडो की बात करें ना, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी जब आपका वेस्टर्न वर्ल्ड जो है सपोर्ट अपनी इस रीजन में लेके आना चाहता था, और हमारे पास कोडिंग के बच्चे नहीं, कितने प्रोग्रामिंग के बच्चे नहीं, बड़ा लेट जो है उसकी अवेयरनेस आई है। और आई एम ग्लैड नाउ कि अब बच्चे जो है, और ये ज़रूरी होता है इसमें कि आप दुनिया के साथ साथ चलें, अप टू डेट। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इटली के अंदर प्रोग्रामिंग क्लास 4th से पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो उसमें बच्चे की एज अराउंड 9-10 साल होती है। और हम जब हम आप बात करें तो हम अंडर ग्रेजुएट में जाके बच्चों को प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरे इकोसिस्टम को हमें देखने की ज़रूरत है, कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इनको एम्पावरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप फ्रीलांसर्स की आपने बात की और हमारी यूथ की बात की, ऑब्वियसली ज़ाहिर है रोज़गार के मौके भी, स्टार्टअप, इसमें एक चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की और हम बार बार बात भी करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़रूरी है। फायरवॉल के मामलात आए पिछले दिनों, उसकी वजह से लोगों के बिजनेस भी बढ़ा। फिर हम ये भी हमने सुना कि भाई वो फायरवॉल इसलिए भी आ रही है कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो उस सतह पर किस हद तक काम हो गया है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा हिकअप है अगर हम IT सेक्टर में। आई टोटली एग्री विद यू। देखें, आपने अपने बचपन से, मैंने तो अपने बचपन से सुना है रोटी कपड़ा और मकान, राइट। तो मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा और मकान के साथ अब इंटरनेट भी डाल दें, ठीक है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखें, वी आर वेरी मच प्रिविलेज्ड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ तो फिर भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। बट कहीं रिमोट एरिया में कोई बच्चा या कोई बच्ची कुछ इस तरह का काम करना चाह रहा है, तो वहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं। कनेक्टिविटी के पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आई रियली वुड लाइक टू शोकेस द गुड पार्ट एज वेल, कि अब देखें रियलाइजेशन जो है ना वो टॉप से हो गई है। एक तो होता है ना कि रियलाइजेशन जब टॉप से होती है तो फिर उसका एक इम्पैक्ट आना शुरू भी हो जाता है। तो द गुड पार्ट इज़ कि मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर काम कर रही है, टेलको को उन्होंने अलॉन्ग ऑन द बोर्ड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। बट हमारी स्पीड, एग्जीबिशन से कितने कोलैबोरेशंस, कितनी आप वो जो हम MOUs भी साइन करते हैं, और इसमें क्या स्कॉलरशिप्स वगैरह भी होंगी, कोर्सेज, चीज़ें, स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मेरा सजेशन आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये होगा कि जो फाइनल ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या जो स्पेसिफिकली अगर O और A लेवल्स के भी अगर स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं,
दे शुड विजिट। आप आए तो सही, देखें तो सही कि स्कूल- क्या हो रहा है। किसी स्कूल ने ये वैसे जी, जी। इनिशिएटिव लिया है, किसी ए मेरा लेवल्स ओ ख्याल है- लेवल्स वाले ने मेरा कि हमारे तो बच्चों के स्कूल्स में किसी ने नहीं कहा कि जब इनको एग्जीबिशन पे लेके जा रहे हैं, पहले हमारे स्कूल सर लेके जाते थे, हाँ। अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, आप कहते जी खुद जाएं, आपका मसला है, गुड फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। आई टोटली एग्री विद यू, बट द पॉइंट इज कि इंडिविजुअल शुड गो ओवर देयर। स्कूल नहीं सपोर्ट कर रहा तो मेरा ख्याल है सबको जाने की जरूरत है, बिकॉज कि अब देखिए मैं बताता हूँ कि जो कि हमारी जनरेशन और एक जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे और मुझ में जो है ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये जनरेशन अल्फा जो है ना, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। बिकॉज ये जो फॉरेन डेलीगेशंस आए, कैसा इनका रिस्पांस कैसा रहा देखकर कि भाई पाकिस्तान में इस किस्म का काम हो रहा है आईटी सेक्टर में? देखिए पाकिस्तान जो है ना, जैसे मैंने बताया फ्रीलांसर्स में इवन दो किसी का सपोर्ट इनके पास नहीं है, उसके बावजूद अब मैं आपको जो नंबर्स बता रहा हूँ टॉप 3 इन द वर्ल्ड, तो इमेजिन करें कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये वो बच्चे हैं जो छोटे छोटे $500 $1000 के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। जहाँ एजुकेशन सिस्टम भी आप देखें कि लिटरेसी रेट जो आप एल्फाज की भी बात कर रहे थे, बिल्कुल बात ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको जॉब चाहिए तो जी अब आप वीजा किसी मुल्क का ही लें, आपने वहां जाना है, आप जहां हैं आप वहां बैठ के भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ये क्या ऑप्शंस हैं, ये कौन सी लाइंस हैं? बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। आई मीन द एकेडमिया सिंस लास्ट 2 डिकेड्स नाउ। तो मैं आपको बताता हूं कि द अदर डे मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास आई एंड शी सेड के आई गॉट द रिमोट जॉब, ठीक है, और रिमोट जॉब उसको मिल रही थी €600 की। तो मैंने कहा दैट्स फैंटास्टिक, बट शी सेड टू मी सर व्हाट दे आर सेइंग कि मेरा कैमरा ऑन होना चाहिए ऑल द टाइम। तो मैंने उसको कहा कि कैमरा सिर्फ और सिर्फ दे डू नॉट वांट टू सी यू, एक्चुअली दे रियली वुड लाइक टू सी यू आर वर्किंग, बिकॉज कि हमारा थोड़ा सा ब्रांड जो है ना वो इतना अच्छा है नहीं। तो बिलीव मी ये 1-1.5 महीने में बंद हो जाएगा कैमरा। After a couple of months, I got a call again, and what she said to me, that's very much interesting. She said कि सर वो कैमरा मेरा तो सब बंद हो गया है। What they are saying कि मुझे आपके जैसी 10 बच्ची और चाहिए and we're gonna pay €600 each. तो इमेजिन करें कि जब भी आपने बात की ना, तो मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास वो चीज़ आ गई है कि यू गोना बी एलिजिबल फॉर डिजिटल नोमैड वीज़ा एज वेल। जब भी आपने बात की ना कि आप यहाँ पे रिमोट वर्क कर रहे हैं अगर आप, तो पूरी दुनिया आपको कॉल कर रही है, तो वो आप फिर ग्लोबल सिटीजन कर सकते देखिए ना हैं। टेक कंपनीज को सस्ता पड़ता है। अब तो अब इन्होंने वैसे H1B वीजा भी बंद कर दिया है, अब तो और ऐसी मुझे लगता है कि जॉब्स बनेंगे। ये नहीं होगा कि वो सिर्फ अपने अमेरिकन सिटीजन्स को हायर करेंगे, नहीं, उनकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। अब जो है मुझे लगता है इस वीजा के जो है महंगा होने से अब और जॉब्स ऑफर्स आएंगी पाकिस्तान में, उनको और हायर करेंगे, वो खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, वो यहाँ जो है पैसे देंगे और यहाँ का टैलेंट उठाएंगे। सर मुझे बताएं कि ये जो SIFC है, वन विंडो ऑपरेशन, हम सुनते हैं कि ये है, फैसिलिटेट किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इसके तहत ही ऑब्वियसली ये हो रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली आप IT की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, वो अब सब कुछ SIFC के थ्रू ही हो रहा है, एंड दैट इज़ फैंटास्टिक एक्चुअली। देखिए वन विंडो ऑपरेशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी आज से कुछ साल पहले सोच नहीं सकता था कि हम अपने ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम में बैठ के कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, बट आज आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग। मेरे ख्याल में हार्डली 100-200 रुपये आपको पे करने हैं और ऑनलाइन आपको हो जाएगा। तो द क्रेडिट गोज टू दी SIFC फॉर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट दे हैव टेकन। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव्स है और वो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द यूथ, जो मैं बात आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद द मिनिस्ट्रीज एज वेल इन डिफरेंट कैपेसिटी। तो ये वो प्रोग्राम है कि एक होता है ना कि मैंने जैसे कहा मैं एकेडमिया हूँ, तो अब कोई मेरे पास आता है बच्चा और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ यार ये आप 1990s की बात मेरे सामने ना करें। सही। अब अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो इतनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल। स्टार्टअप कल्चर जिस तरीके से फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जी। तो सो द पॉइंट इज कि मुझे नजर आता है जो आज की डेट में मैं और आप बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में कोई यूनिकॉर्न नहीं है। यूनिकॉर्न मींस $1 बिलियन कंपनी, ठीक है, आपके इर्द गिर्द के सारे मुल्क में आपको नजर आएंगे, बट मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसीज वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो इवेंचुअली आई एम सीइंग दैट कैन हैपन एज वेल। और एक और चीज, मैं हमेशा जब भी IT सेक्टर की बात होती है तो एक इसको अलग करके नहीं मैं देखता, क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, मैंने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा कि IT को हम एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये भी बताना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं एग्रीकल्चर से वाबस्ता हूँ, मेरा IT से ताल्लुक नहीं होना नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसी कोई फील्ड आप मुझे बता दें और मुझे कन्विंस कर दें जिसमें IT का रोल नहीं है, ठीक है। द अदर डे आई गॉट अ चांस टू टॉक विद द डॉक्टर्स ऑल्सो, और मैंने कहा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन मुझे आपके प्रोफेशन में नज़र आ रहा है। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि क्यों, ऐसे क्यों है? तो मैंने कहा आपने कितने एक्सरेज देखे हैं? तो एक साहब ने कहा कि आई एम इन द बिजनेस सिंस लास्ट 25 ईयर्स, मैंने अराउंड 50-60,000 देखे होंगे। तो मैं ChatGPT पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी मुझे 99.99% मिलती है, और वो मुझे कहता है मैंने मिलियंस ऑफ एक्सरे देखे हैं, सी दिस।
ये डिस्ट्रप्शन है या नहीं है? एंड देन सेविंग और पैसे बचे, टाइम बचा, पैसे बचे और आपको रिजल्ट्स उसमें मिल गए। पॉइंट इज कि डिस्ट्रप्शन, ये कहते हैं ना कि ये एआई जो है ये हर तरफ आपको नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जब ये डिस्टर्ब करेगा तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रहा है। तो इवेंचुअली मैं एक बात कहता चलूं, कुछ ऑब्सोल्यूट भी हो जाएंगी और कुछ नई चीजें भी बनेंगी, बहुत नई चीज़ें आ रही हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, जो हमारी बाय द वे 3rd डे ऑफ ITC एंड कमिंग थर्सडे को हमारी कॉन्फ्रेंस है, दैट्स बेसिकली ऑन जनरेटिव AI। तो मुझे अब फ्यूचर में जो भी यूनिकॉर्न्स नज़र आते हैं हेयर एज वेल एज आउटसाइड पाकिस्तान, वो आपको जनरेटिव AI पे जैसे हम क्या करें कि बच्चों में टेक्नोलॉजी का, IT का इंटरेस्ट पैदा हो, कौन से उनको कोर्सेज कराएं शुरू में व्हेन दे आर टीनेजर्स, ताकि उनका इंटरेस्ट, कुछ बच्चों का होता ही नहीं है क्योंकि एक्सपोजर नहीं, फैमिली में कोई IT वाला नहीं बैठा हुआ, तो ताकि वरना उनको शौक पैदा हो। तो कौन से कोर्सेज करवाएं? एक तो आपकी बुक है डिजिटल पाकिस्तान में, खाली इनको जरूर पढ़ानी चाहिए। इसके अलावा हाँ जी, और इसके अलावा ऐसे कैसे चीज़ों से उनको एक्सपोजर दें कि उनका इंटरेस्ट पैदा हो? देखिए, मेरा ख्याल है कि स्कूल्स के अंदर जो है ना ये एजुकेशन स्टार्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने बैचलर्स किसी और फील्ड में किया है, फिर मास्टर्स आप कंप्यूटर साइंस में कर लेते हैं 2 साल का, और आप अपने आप को कहते हैं आई एम दी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये मेरा ख्याल है कि आपका बेस तो वो है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसको बेस की तरफ जाने की ज़रूरत है और स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है। और जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं ना, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रामिंग की है हेयर एज वेल एज इन US, तो मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ। तो मेरी लाइफ में डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान हो गई है। दैट मीन्स कि अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में इफ एल्स का लूप चल रहा होता है ऑल द टाइम। अगर ये नहीं हुआ तो वर्स्ट यही होना है। एब्सोल्युटली, ये दिमाग में आपका चलना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनालिटिकल स्किल्स। और वो स्किल्स जो है, मेरा ख्याल है वो एक्चुअली क्या होता है कि हम समटाइम्स ये करते हैं कि 9 साल का 10 साल का बच्चा है, हम उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये ना करें। साइंस ये कहती है कि 10 साल के बच्चे या 7 to 8 10 ईयर्स, उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी है कि वो अप टू 7 लैंग्वेजेस भी सीख सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं या मैं अपनी बात करूं और मैं कहूं कभी मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो बिलीव मी, वी गोना टेक ईयर्स। ठीक है, और इतना आसानी से हमें लैंग्वेज नहीं आएगी, बट द थिंग इज कि वो बच्चों को आ जाएगी। तो इमेजिन करें कि वो माइंड जो है। तो सर किस तरह इनको कोर्सेज करवाएं? ऑनलाइन होने चाहिए, कहीं लेके जाएं? आप कुछ कोर्सेज के भी नाम बताएं कि जो ऐसी लैंग्वेज जो मतलब जो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या देखिए, मैं कुछ तेजी से चीजें चेंज हो रही है, हम तो बहुत पीछे रह गए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ और उसको मैं स्टैट्स के साथ भी बैक कर देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक स्टैट्स निकाला है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो ये है कि 2 एरियाज ऐसे हैं जिसके अंदर जॉब्स हैं बट लोग नहीं हैं। एक तो होता है ना कि हम दोनों लगे हुए हैं, पूरी दुनिया उसमें लगी हुई, तो मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है बिकॉज के डिमांड सप्लाई का गेम हो गया, राइट? बट वो कह रहे नहीं यार, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ यार इसको पिक कर लो। ठीक है, मैं उसमें 2 एरियाज ऐसे हैं। वन इज बेसिकली द डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस वो एरिया है, अगर आप उसमें अच्छा आपको काम आ जाता है, ठीक है, आप मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स पे काम कर सकते हैं, तो आप बिलीव करें कि आप एक्सपोनेंशियल ग्रो कर लेंगे। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, दैट्स बेसिकली कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जहां पे आपकी एप्लीकेशंस, जहां पे एप्लीकेशंस आ रही हैं, दैट हैज टू बी सिक्योर। साइबर अटैक्स भी होंगे और अटैक्स भी होंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ हैं और आईटी की इंपॉर्टेंस से मुताल्लिक उन्होंने बताया, और आईटी पे ही बात होती रहनी चाहिए। उनकी बुक जो है पढ़ सकते हैं, डिजिटल पाकिस्तान, ये ऑनलाइन सर ये मिलेगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। फैसल रहमान की भी बातें करनी है, वो भी अलग टेक्नोलॉजी चल रही है। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा जरा शोबिस की दुनिया, शोबिस के सितारे, और सितारों में एक नाम फैसल रहमान द ग्रेट। अच्छा, उनकी बात करें, क्या बात करें बताएं ना भाई आप। अरे फैसल बीच में इतनी वीडियोस आती रहती हैं उनकी अच्छी, कुछ साल तो वो गायब हो गए थे ना। पहले हमने उनको बहुत देखा 70s 80s 90s, उसके बाद फैसल गायब। उसके बाद वापस आया, एक ड्रामा मेरे साथ भी था उनका, कैसी औरत हो तुम। फिर बॉर्डर पे चले गए वो एक बार, उन्होंने कहा कि मैं तो सुकून में। अब वो डिंपल की कोई बात हो रही है आजकल वीडियोस फैसल रहमान की, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। कुछ अजीब और गरीब हैं और कुछ बड़ी मजेदार भी हैं, कुछ एंटरटेनिंग भी हैं, और कुछ थोड़ी प्राइवेट रहती तो बेहतर था। वो पब्लिक के लिए क्यों थी, ओपन टू ऑल क्यों थी। फिर एक नया स्टेटमेंट आया, मुझे लग रहा है कुछ शरारती हो गया फैसल। नया स्टेटमेंट इनका ये है कि जो हानिया का डिंपल तो मतलब कोई नई बात है, अभी की बात है, मेरा डिंपल ज्यादा अच्छा है। मेरा डिंपल तो मतलब डेकेड्स। देखिए भाई, पहले पैकेज दिखाते हैं ना कि क्या है, उन्होंने क्या कहा है। और अब तो डिंपल शुरू कर दी है इन्होंने, मुझे तो ये लगता है। तो हाँ, अच्छा ये दिखाएं कि क्या बोला है। दिखाना है ना पहले पैकेज। फैसल रहमान पे एक स्पेशल रिपोर्ट।
फैसल रहमान ने हाल ही में बड़ा दिलचस्प दावा किया है। उनका कहना है कि उनके डिम्पल्स हानिया आमिर के डिम्पल्स से ज्यादा मशहूर हैं। अब ये बहस तो लंबी हो सकती है कि कौन सा डिम्पल सबसे ज्यादा क्यूट है, मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में डिम्पल्स का अलग ही जादू है। हानिया आमिर की मुस्कुराहट के साथ आने वाला डिम्पल हो नाजरीन के दिल फौरन जीत लेते हैं, और बिलाल अशरफ की जेंटल पर्सनालिटी के साथ आने वाले डिम्पल को कौन भूल सकता है, जबकि सनम बलोच का क्लासिक डिम्पल आज भी उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करता है। तो नाजरीन, आप बताइए कि सबसे ज्यादा खूबसूरत डिम्पल किसका है, फैसल रहमान, हानिया आमिर या फिर किसी और सेलिब्रिटी का? और अगर इस लिस्ट में कोई और शोबिस का सितारा मिसिंग है तो हमें जरूर बताइएगा। मुझे यूनिक ये लग रहा है कि इसमें मसला क्या है। हाँ। डिम्पल की सोच आई कैसे, फैसल को क्या ख्याल है? पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नादिया। ये पिक्चर ठीक है, पहले तो ये बताओ, हैप्पी? मैं पिक्चर जो मैंने भेजी थी तुम्हें वही लगाई है ना? बिल्कुल वही है जिसमें डिम्पल ऐसे बाहर आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। तो फैसल, मुझे पता है एक मसला है आपके डिम्पल में, ये कि ये जो मुंह के बाल है ना, इससे छुप रहा है हानिया का नजर आता है। ये भी तो मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि 70s से आपने शुरू किया है। मैं 70s में बच्चा स्कूल में था, मैं 80s के जमाने का हीरो। मैं 70s का नहीं हूं, 70s में बड़े थे। एनीवे, जो मेरी दाढ़ी है ना, ये मेरी दाढ़ी जो है, ये दाढ़ी मेरी जरा सा मर्द बनने के लिए भी तो होती है ना, कि थोड़ा सा डिम्पल के साथ तो अब बिल्कुल मैं हानिया आमिर ना लगने लग जाऊं। तो बेहतर ये कि मैं थोड़ी सी मैंने दाढ़ी रखी है कि जरा सी दाढ़ी भी लगे कि अच्छा जी ये शक्ल, क्योंकि जरा मेरी रोमांटिक टाइप शक्ल है ना मेरी, उस तरह की जिस तरह वो हीरो टाइप होते हैं, जिस तरह यू नो टाइप। क्या यू आर अ हीरो, फिल्म स्टार, टीवी स्टार, क्या बात कर रहे हो? लेकिन एक्शन हीरो नहीं, मैं रोमांटिक हीरो था ना, ये दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, बिल्कुल ये जो हीरो है ना आजकल जरा थोड़ा सा एक्सपोज करने लगा। ये हीरो का मुझे ये बताओ क्या मसला हो गया है? मतलब बंदा कैमरे वीडियोस बनाता है, लेकिन तुम तो बाथरूम शावर में शुरू हो गए। यार पता है किस ऑडियंस के लिए? क्या मेरी जो फॉलोइंग है ना, वो 25 to 34 की फॉलोइंग है मेरी। 80% लोग ये हैं जो मुझे देखते हैं, ये देखना चाह रहे हैं, और उनमें भी फीमेल, उनको ये दिखाना है, और लड़कियां उनमें भी ज्यादा। किसको दिखाना चाह रहे हैं मुझे ये बताओ? शावर में वीडियो का क्या मकसद? एक तो देखो, मैं सबको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चाहे मैं जो है मैं हीरो हूँ कुछ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल उन जैसा ही हूँ, उन्हीं की तरह नहाता हूँ, उन्हीं की तरह शावर लेता हूँ। मेरे तो किसको डाउट था इसमें? डाउट किससे था इसमें? यार ये आज क्यों करना पड़ा ना, ये जो जेन जी है ना, ये बेचारे बड़े सिली हैं। इनको ना जब तक कोई इनके मुंह पर आके कोई ना बताए ना कि जी ए गाले, उस वक्त इनको समझ नहीं आती। ये ये सारे इंटरनेट के ऊपर बैठे होते हैं, अगर इनको आप बताएं ना कि जेन जी की मैं बात करूं, हम तो जरा जेन जी नहीं नहाती। जेन जी जो है ना, वो जब तक वीडियो ना देख लेना अपने सोशल मीडिया पे, उनको यकीन नहीं आता किसी चीज का। दैट इज द डिफरेंस। और भी बातों का यकीन नहीं आएगा, सब साबित करोगे। मैं ये कहता हूं कि वीडियो बस यहीं तक रहनी चाहिए अब, क्योंकि जेन जी तो बहुत वीडियोस देखना चाहते हैं। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं, वो तो मैं तो बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन ये कि मैंने अभी एक और शूट किया है अपने क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, उसमें ये एक्टिंग की जॉब है मेरी पहलवानों के साथ। तो मेरा एक पूरा फोटो शूट है जो मैंने पहलवानों के साथ किया, क्योंकि मैं उसके लिए जो है ना मैं प्रेपरेशन कर रहा था। तो वो भी आप लोगों को अनकरीब नजर आएगा। पता नहीं क्या होगा, शॉर्ट्स में होंगे आप और वो। अच्छा, लेकिन वैसे फैसल, ऑन अ सीरियस नोट, के एक आपकी वीडियो आई कि जिसमें यू आर चेंजिंग, बाथरूम में हैं, एक शीशे के सामने खड़े होकर आपने वो वीडियो बनाई। फिर ये कि शावर की नहाते हुए भी, फिर बाल काटते हुए भी आई। अच्छा, लोग उससे ना थोड़े ना भी उन्होंने पसंद भी नहीं किया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आप क्या दिखा रहे हैं, बॉडी दिखाना चाह रहे हैं, सिक्स पैक दिखा रहे हैं वैसी। अच्छा, कहा भी लोगों ने ट्रोलिंग भी की कि जी बॉडी तो वैसी नहीं, आप क्यों क्या दिखाना चाह रहे हैं, शावर में क्यों वीडियो बनी? कभी हमने ऐसी वीडियो आई डोंट थिंक सो मैंने देखी है। तो इसमें जो ये तनकीद आई है उस पर क्या कहोगे? इसी तरह की बात है जिस तरह आप कोई फिल्म करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, आप कहते हैं यार अगली दफा ये फिल्म नहीं करेंगे। अब जो लोगों को मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ, जो लोगों को पसंद आएंगी चीजें वो मैं करता जाऊंगा, जो नहीं आएंगे वो मैं नहीं करूंगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो गया, लेकिन कहानी वही है।
जो हम और पसंद क्या क्या आ रहा है लोगों को, लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या पसंद आ रहा है? कुछ कमेंट्स बताएं मजेदार जो आपने पढ़े हो, बहुत हंसे हो कि क्या बाइसेप है या क्या है? हाँ सर कमेंट्स बताएं। कमेंट्स बड़े तीली पहलवान, एक तीली पहलवान मुझे बड़ा पसंद आया था। फिर ये कि बस कर दें अब, इससे और बॉडी कहाँ जाएगी आपकी, वो अजीब अजीब, अपने याद नहीं, बहुत अजीब अजीब मैसेजेस है। लेकिन यार देखो, द थिंग इज के एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग दैट पीपल आर आइदर एंजॉयिंग और नॉट एंजॉयिंग, यू नो, एटलीस्ट देयर इज समथिंग, दिस इज द न्यू मीडियम, दिस न्यू मीडियम, हम सब इस मीडियम के हिस्से हैं और हम सब इसी, जिस तरह हम सिनेमा में और टेलीविजन में करते रहे इसी तरह इसके अंदर कर रहे हैं। अब टेलीविजन जो है वो ये जरा नीश मार्केट हो गई है, आपको पता ही है इस बात का, इट्स नॉट द मेन एंटरटेनमेंट। अब मेन एंटरटेनमेंट जो है सोशल मीडिया, आप जिस जगह जाएं, हर जगह जाएं, लोग फोन लेके बैठे होते हैं, चाहे बस में हो, चाहे कूड़ा उठाने वाला भी है वो भी फोन के ऊपर अपनी देख रहा है कि क्या हो रहा है, जो सफाई करने वाला है, जो कुक करने वाला है, सारे यही करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम एंड वी शुड ऑल डू इट। और एटलीस्ट देखें आपकी फिटनेस से तो इंस्पायर हो रहा है ना लोग। अच्छा, और ये जो ये फिट रखा हुआ है, ये भी, और ये वीडियो किसी खास, मतलब आप पर चाहेंगे किसके लिए वीडियो, कौन आपकी नीश ऑडियंस है? मेरी नीश ऑडियंस, अगर आप जाए ना मेरे एनालिटिक्स में, एज तो समझ आ गई, इसके अलावा किस तबके से और किस प्रोफेशन से लोग, लड़के लड़कियां, कौन? नहीं, ये तो हर एक, जो whoever likes it, whoever wants it, whoever likes it। अगर आपको, मैं कहता हूँ, मैं मैसेज ये भी की दफा कर दूं, जी आपको पसंद नहीं है तो आप ना देखिए ना, फोन आपके हाथ में है, बंद कर देना उसे। हाँ ना, देख क्यों रहे हो? कहो कि मुझे बार बार देख क्यों रहे हो फिर, है? हाँ, हर वीडियो देख, अच्छा देख रहे हैं। कितनी लड़कियों के ऐसे मैसेज आए कि मुझसे शादी कर ले, मैं आपसे शादी अच्छा, मजे की बात है, स्टिल सिंगल। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सी लड़कियों वो अब पता है शादियों, अब तो लड़कियां शादियों के मैसेजेस नहीं करती, अब वो कहती है जी हाँ आपके साथ डेट मारनी है या आप नंबर भेज दें अपना, ये इसके अलावा अब वो शादियों वाले जमाने गए। अच्छा, वैसे पता है बाकी 80s 90s के प्रपोजल्स, फैन फॉलोइंग, और अब जो है लेडीज का क्या, और ये डिंपल तो वहीं का वहीं है, क्या फर्क है यार फर्क बहुत है ना। 80s में जब मैं फिल्मों में काम करता था, उस जमाने में मुझे लव लेटर्स आते थे खून के लिखे हुए। अब वो लव लेटर कागज के ऊपर खून, चाहे वो बकरी का खून था या मुर्गी का खून था, लेकिन लव लेटर्स खून से लिखे हुए आते थे। लेकिन वो अब जो है, अब तो डायरेक्ट कहती है कि जी आए, क्या आपका नंबर क्या है, लेट्स गो फॉर कॉफी, लेट्स हैव फन, लेट्स, अब जो है चेंज ये आई है। तो कोई आपने सोचा कुछ 2-4 ऐसे थे शॉर्टलिस्ट की, अब कमिटमेंट के लिए नहीं आ रहे यार, कमिटमेंट के प्रेशर नहीं है। मैं बताता हूँ कमिटमेंट इसलिए नहीं क्योंकि मैं, आई लव माई सॉलिट्यूड, आई लव टू बी ऑन माई ओन एंड अलोन एंड डू एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, यू नो। मुझे आई डोंट लाइक टू मच ऑफ कंपनी, यू नो। कोई आसरा नहीं है, कोई आसरा, बस देख के खुश हो, बाकी कोई आसरा, कोई चांस नहीं है। तो आप जवाब क्या देते हो? अच्छा, ये जो जिनके मैसेजेस आते हैं किस एज ग्रुप में हैं ये बताओ, और आप उनको जवाब क्या देते हो फिर, जो फ्लर्ट कर रहे होते हैं? यार मैं बताऊं एज ग्रुप, मैं कई दफा 25-25 साल की लड़कियां भी करती हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ बेटे आप मेरे से आधी एज के हैं, तो प्लीज आप जो है ना मुझे जरा सोच के, वो कहती नहीं आई डोंट माइंड, आई एम लुकिंग फॉर अ फादर फिगर। नहीं तो गलत बात है ना कि आप टेम्प्ट भी कर रहे हैं उनको और फिर आप कह रहे हैं फादर फिगर। हाँ, अब मैं क्या करूँ, फादर फिगर आजकल वैसे देखे, मैं बताऊं जेन जी जो है ना फादर फिगर ज्यादा ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि यू नो दे डोंट रियलाइज, यू नो दैट यू नो दे आर वेरी यंग, but it doesn't matter, that is the evolution of the world, the evolution of you know human being इसी तरह की होती है, you know, and I think it's a great thing। मुझे तो सोशल मीडिया बहुत पसंद आया है, बहुत पसंद आया है अभी, और ये नया मेरे ख्याल आपका जो है ना सोशल मीडिया से दोस्ती है। मैं बताऊं आपको कि 1 साल से मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, या लेस देन 8 महीने से, और अब लोग मुझे सड़कों पे मेरी रीलों से पहचानते हैं। ये भी मुझे मेरी, इमेजिन करें कि मैं फिल्मों से शुरू हुआ हूँ, मैंने कोई 40 फिल्में 42 फिल्में की, उसके बाद मैंने टेलीविजन कितना किया, और उसके बाद अब ये दिस इज द 3rd फेज ऑफ एंटरटेनमेंट, और मैं तो इसमें बड़ा हैप्पी हूँ। आई थिंक आई एम रियली यू नो, 8 महीने से लोग अब मुझे सड़कों पे कहते हैं वो आपकी वो वाली रील देखी थी, वो आप लंदन में ये कर रहे थे, वो आप इस्लामाबाद में ये कर रहे थे, और यू नो, सो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल स्टिल
remember me. और अब ये कि अब आपको इन रहने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। आगे कुछ और भी आप करने जा रहे हो ना, और क्या डराना है हमें बताओ? नहीं, उस आगे तो मेरी 3 प्लेटफॉर्म शुरू है। मैं एक्टिंग, हाँ, मैं मास्टर क्लास शुरू कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, फैसल रहमान ऑफिशियल। ये मास्टर क्लास में शुरू कर रहा हूँ, एक्टिंग फॉर लाइफ। वो एक ऑन गोइंग मेरा क्लास होगी जिसपे इट विल बी एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्टिंग एंड लाइफ एंड एक्टिंग। ये अच्छा है। और दैट, और दूसरा मैं पॉडकास्ट शुरू करने लगा हूँ, which will be a very different kind of a podcast. It will be short and it will be funny. I want to do a funny podcast with celebrities. Celebrities के साथ होगा? With anybody. Most of the people who can say and make people laugh or make people happy in their own right. फैसल, यानी आपने सही रियलाइज किया है कि ठीक है, अब इतना पूरा दिन लगा के एक्टिंग करनी, अपना ही प्लेटफॉर्म हो, अपनी अर्निंग हो, अपनी पॉपुलैरिटी। बिल्कुल। मैंने जो है ना, अभी अगले महीने आना है मैंने कराची, और मैंने सबके साथ मैंने ना पॉडकास्टिंग भी करनी है। जो भी कहेगा मेरे साथ कर लो, मैं कर लूंगा। और किसी ने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते, फिर ना करें भी, हमें दुनिया काम है वो। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, तो फैसल मुझे ये बताओ फिर उस पे कि ये जो डिम्पल की कहानी, शर्टलेस आपकी वीडियो है, आईने के सामने अपनी बॉडी की तारीफ करते हुए, फिर शावर में नहाते हुए वीडियो, ये मुझे बताओ, ये थोड़ा सा इमेज के साथ गड़बड़ नहीं हो जाएगी? यार एक तो मैं अपना इमेज एक तो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। अच्छा, इमेज ब्रेक करना ज्यादा, बिकॉज लोग समझते हैं कि जी ये ऐनक पहन के टाइल गा के अंकल सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, और वो रोल ऐसे करते हैं जो अंकल जो अमीर बिजनेसमैन टाइप, और बड़े सोफिस्टिकेटेड। बेसिकली वो मेरा पर्सोना है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। अच्छा, मैं बहुत ही लावाली और हैप्पी पर्सन हूँ। और मुझे स्वैग लाना चाह रहे हैं, कर्जे जान वाला बाहर से आया हुआ बिजनेसमैन नहीं है। ये फैसल रहमान द फन बॉय है। फैसल रहमान गंदी बात भी करना जानता है। एग्जैक्टली। और सारे एंटरटेन। और दूसरी बात ये कि एक्टिंग जो है, एक्टिंग मेरी इज माई पर्सोना, वो मेरी एक इमेज है, वो मैं खुद नहीं हूँ। लोग वो मैं इतना कोई अच्छा करता हूँ कि लोग समझते हैं कि अच्छा ये इसी किस्म का होगा, उस किस्म का बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और लेकिन फैसल हमारा माशरा भी ऐसा है ना कि आप उसमें खुल के एंजॉय करना, एक्सप्रेस करना, ये चीजें नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे फैसल मुझे बताएं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि लड़कियों को, आपकी ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग है ना, लड़कियों को सोफिस्टिकेटेड लड़के अच्छे लगते हैं, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन बहुत ज्यादा, या फिर थोड़े से जरा क्या थोड़े से क्या? लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनको हंसाते हैं और उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। सही। ये लड़कियों को वो पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। ये नीचे बैठ के खाना भी खा लिया, चाय पी ली बैठ के नीचे कहीं भी, ऐसे हाँ, लड़कियों को हमेशा जो वो पसंद है जो बिल्कुल कैजुअल हो। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे मैंने तो आज तक ये देखा है। बट द थिंग इज कि मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितनी लड़कियां मेरे पीछे भागी। मेरी तो जनरेशंस, जब मैं 80s में काम करता था, उस वक्त मैं टीनेजर था, उस वक्त की जो लड़कियां थी जो 25 इयर्स की होंगी या 30 इयर्स की होंगी, वो नानियां दादियां बन गई। तो मैं 3 जनरेशंस के साथ मैंने, और आप ये देखिए कि लोग एंजॉय नहीं करते, कितने ज्यादा अपने आप को रोका होता है, ये नहीं कहना, ये नहीं बोलना। तो आप ये कि खुल के एंजॉय करते हैं। मैं जो अपनी मास्टर क्लास कर रहा हूँ ना, इसके अंदर की मैं सारी चीजें मैं डिटेल में इसको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है। हम लोग ना, हमारे ज़हन सेट हुए होते हैं एक फ्रेम के। वर्ल्ड ने हमें एक फ्रेम दिया हुआ है, उस फ्रेम में सब कहते हैं इस फ्रेम में आओ, इस फ्रेम में आओ। अगर आप फ्रेम से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको कहते हैं ओ ही इज नॉट वन ऑफ अस, ही इज समवन एल्स। हालांकि हर एक उस फ्रेम से बाहर निकलना चाहते हैं। आप हजार कितने लोग हैं इस वक्त, मैं कहता हूँ गुड 90% ऑफ द पीपल जो शादीशुदा हैं, वो कहते हैं यार पहले नजर आता, और औरतें भी यही कहती हैं, आदमी भी यही कहते हैं। You know, but the thing is कि because it's बड़ी सही और बड़ी अप्रोच, आपकी मजे की अप्रोच है, अलग ही अंदाज है जी फैसल रहमान का जी। थैंक यू सो मच। लाइफ को एंजॉय करते हैं, और आप भी थोड़ा सा सीखने की बात है कि टेंशन ना लिया करें लाइफ में ज्यादा।
ठीक है, आती रहती हैं प्रॉब्लम्स, आती हैं, हल भी हो जाती हैं, तो जरा फैसल बड़ा इजी, फन गोइंग, फन लविंग। लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ी कुछ चीजों पे टेंशन ले ही लें, बेहतर ही है, इज्जत रह जाती है। ठीक है, अच्छा जी, क्लोजिंग करनी है हमने। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। राजन चैन देखने का शुक्रिया। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।